हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस मेंस की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मेंस के एग्ज़ाम को समझेंगे कि ये कैसे प्री से डिफरेंट है, इसमें क्या एक्स्ट्रा सिलेबस हमें पढ़ना पड़ता है और कितने पेपर्स होते हैं इसमें एंड ये एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे होता है, इसमें शेड्यूल क्या रहता है एग्ज़ाम का। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए हमारी मेंस के लिए और 2 सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज़ जो यूपीपीसीएस के लिए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर कंप्लीट स्ट्रेटजी और स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं पीसीएस 2025 मेंस की तैयारी करने के लिए। फिर मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आंसर राइटिंग का, कि आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कब स्टार्ट करनी है, ये क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। और जिनका प्री इस बार अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि मेंस की प्रिपरेशन किसको करनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग मेंस की प्रिपरेशन सभी को करनी चाहिए, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है या जिनका नहीं हुआ है, दोनों को ही। अब जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, उनके पास रफली 100 डेज हैं मेंस प्रिपेयर करने के लिए। उनका पेपर जो है प्रोबेबली 20 मार्च के बाद ही होगा। अब जिन्होंने नहीं क्लियर किया है, उसमें 2 तरह के लोग होंगे। एक वो जिनके 80 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे होंगे और दूसरे जिनके 75 से लेस क्वेश्चन सही हो रहे होंगे या जो 2026 में अपना पहला अटेम्प्ट देंगे। मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों को ही मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए अभी फिलहाल 2 महीनों के लिए। थोड़ा-सा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अगर हम 20 मई को माने एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स 2026 का, तो अभी इन लोगों के पास लगभग 150 डेज़ हैं। और अगर आपके 80 प्लस क्वेश्चंस अभी सही हो रहे थे, तो इसका मतलब है आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी खासी है। तो आप लास्ट के 2-3 महीने में भी आप अच्छे से रिवीजन करके प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। तो इसलिए मेंस के लिए आप प्रिपेयर करिए, लगभग 15 से 20 फरवरी तक आप मेंस प्रिपेयर करिए, यानी कि लगभग 70 दिन आप मेंस को दे सकते हैं। और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है 2026 में या फिर जिनके 75 से कम क्वेश्चन सही हो रहे थे, उनको लगभग 50 दिन अभी मेंस के लिए देना चाहिए। मेरे ख्याल से जनवरी तक वो मेंस पढ़ सकते हैं। तो इनके पास 100 डेज़ रहेंगे प्री के लिए, जिसमें वो अच्छे से प्री को प्रिपेयर कर सकते हैं। जिनके 80 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे थे, उनके लिए यहाँ पे 80 डेज़ प्री को प्रिपेयर करने के लिए दिया गया है। ये टाइम इंडिकेटिव है, आप अपनी तैयारी के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। और जो भी प्लान हम डिस्कस करेंगे मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो दोनों ही ग्रुप के लिए करेंगे। आप उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग मेंस के एग्ज़ाम को समझ लेते हैं कि मेंस का एग्ज़ाम होता क्या है। तो मेंस प्री की तरह एक स्प्रिंट रेस नहीं है। ये मैराथन की तरह होता है। इसमें आपको टोटल 8 पेपर्स लिखने होते हैं, जो कि 4 दिन में होते हैं लगातार बिना किसी ब्रेक के। पर डे आपके 2 पेपर होते हैं, एक सुबह एक शाम, और 3 घंटे का 1 पेपर होता है। हर पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस के हिसाब से 3300 वर्ड आपको हर एग्ज़ाम में लिखना है। अगर इनको हम क्वेश्चंस के टाइप से देखें तो 10 क्वेश्चन आते हैं जो 8 मार्क्स के होते हैं। इनकी लिमिट होती है 125 वर्ड्स, और 10 क्वेश्चंस आते हैं 12 मार्क्स से जिनकी लिमिट होती है 200 वर्ड्स। अगर हम इसको टाइम में डिवाइड करें तो आप 7 मिनट पर क्वेश्चन दे सकते हैं 8 नंबर वाले के लिए, और 11 मिनट पर क्वेश्चन दे सकते हैं 200 वाले के लिए। इस पूरे टाइम में आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसके बारे में सोचना भी है और लिखना भी है। तो इसलिए मेंस बहुत ही टफ स्टेज है और सबसे इम्पोर्टेंट भी स्टेज है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होना है इंटरव्यू मिला के। लेकिन जितना आप इसमें अच्छा कर लेंगे, इंटरव्यू की वैल्यू उतनी कम हो जाती है। तो टोटल पेपर्स 8 पेपर्स होते हैं। कौन-कौन से हैं? तो डे 1 में आपका हिंदी और एसे का पेपर होता है। डे 2 में जीएस 1, जीएस 2, डे 3 में जीएस 3, जीएस 4 और डे 4 में जीएस 5 और जीएस 6 का। अब हम मेंस के स्पेसिफिक जो सिलेबस है, वो देखेंगे, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा होगा, ज़्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो जीएस 1 में मॉडर्न हिस्ट्री लोगों ने पढ़ी होती है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी होती है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होती है। लेकिन जो पोर्शन नहीं पढ़ा होता, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है और इंडियन सोसाइटी है, और इंडियन सोसाइटी का पोर्शन मेंस में अच्छा खासा होता है। तो ये जो है हमारा एक्स्ट्रा सिलेबस है, जिसे हमें मेंस के लिए स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ता है। आर्ट एंड कल्चर भी है, लेकिन वो आप एंशिएंट मेडिवल के साथ थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं। लेकिन ये सिलेबस बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होता है, तो इसे हमें कंप्लीट करना है। जीएस 2 में गवर्नेंस है, जो कि हम प्री के लिए नहीं पढ़ते। आईआर है, जो कि हम प्री में सिर्फ लोकेशन वाले क्वेश्चंस देख के जाते हैं। लेकिन मेंस में डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव और थोड़ा-सा एनालिटिकल भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो आईआर भी पढ़ना होगा हमें मेंस के लिए। सोशल जस्टिस, जो कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं प्री के लिए, तो इसे भी पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है जीएस 3। जीएस 3 बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है। ज़्यादातर पेपर ये करंट ओरिएंटेड आता है। इसमें एग्रीकल्चर, जो कि हमने प्री के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें देखी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो मेंस में आती हैं, वो हमने प्री के लिए नहीं पढ़ी होती हैं।
इंटरनल सिक्योरिटी पूरा जो पेपर है ये मेंस में ही आता है, तो इसको हमें कंप्लीटली पढ़ना होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट थोड़ा सा ज्योग्राफी से लिंक्ड है, लेकिन इसका भी अलग सिलेबस है, थोड़ा वो पढ़ना होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम प्री के लिए जनरल साइंस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें करंट ओरिएंटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये पूरा सिलेबस हमें देखना होगा। और फिर GS4, GS5 और GS6, ये तीनों पेपर मोस्टली जो है मेंस स्पेसिफिक हैं। इसमें आपके कुछ कुछ टॉपिक होते हैं GS5 और GS6 के, जो आप यूपी जीके में पढ़ते हैं प्री के लिए। बाकी ज़्यादातर पेपर ये भी डायनेमिक होता है, तो इसे भी पढ़ना है। और GS4 तो कम्प्लीटली मेंस का टॉपिक है ही, तो इसलिए हमें बहुत कुछ कवर करना है, तो इसके लिए हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। तो हमें देखना होगा कि मेंस प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है मेंस प्रिपेयर्ड होने का। तो मेंस प्रिपेयर्ड होने का मतलब है कि हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, वो हमारा प्रिपेयर होना चाहिए। कंटेंट के बाद आती है बात PYQs की, जिनको हमें प्रैक्टिस भी करना है और याद भी करना है। फिर हम आंसर राइटिंग की ओर बढ़ते हैं, और इसमें हमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं होता और मेंस में सबसे मुश्किल काम है पेपर कंप्लीट करना। इसलिए आंसर राइटिंग ज़रूरी है, और ये सारा काम करने के बाद हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं और ये टेस्ट दे सकते हैं। तो मेंस प्रिपेयर्ड का मतलब है हमारे ये 4 एलिमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। हमारा कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, जिसको हमने अच्छे से रिवाइज़ किया हो और अच्छे से याद किया हो। PYQs हमारे कंप्लीट होने चाहिए, जिनको हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया हो और याद किया हो। आंसर राइटिंग हमने करी हो और टेस्ट दिए हों। जब हम ये चारों चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम मेंस प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेंस के लिए बुक लिस्ट क्या रहनी चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज क्या हैं हमारे यूपी पीसीएस मेंस के लिए। तो यूपी पीसीएस मेंस के लिए दो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, PYQs और उसका सिलेबस। अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि PYQs बहुत रिपीट होता है। अगर PYQs डायरेक्ट नहीं रिपीट होते तो उनकी थीम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लगभग 50% पेपर जो है वो PYQ की थीम से आता है यूपी पीसीएस में। अब इसके लिए आपको यूपी पीसीएस के तो PYQs देखने ही हैं मेंस के, इसके साथ-साथ आप यूपीएससी के भी 10 इयर्स के PYQs ज़रूर करिए। इससे आपको जो यूपी पीसीएस का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है पेपर का, पिछली बार आपने 2024 का पेपर देखा होगा, उस हिसाब से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो चीज़ें आप PYQs से नहीं देख पाते हैं, वो सिलेबस से मिल जाती हैं, जिसमें आप देखेंगे कि डायरेक्ट थीम्स रिपीट हुई हैं, जो कि आपके सिलेबस में लिखी हुई हैं। अब इसका मैं आपको एविडेंस भी दूँगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि PYQs अब यूपी पीसीएस में उतना मतलब नहीं रखते हैं, तो इसका आप एविडेंस देख सकते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी के पेपर की बात करूँ, तो हिंदी के पेपर में मुहावरे आते हैं, जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। 150 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, इसमें से 30 नंबर के मुहावरे आते हैं, जो कि सारे रिपीटेड थे PYQs से। आप यूपी पीसीएस का मेंस का 2024 का पेपर देखेंगे, तो मुहावरे आप देख सकते हैं वो सारे PYQ से रिपीटेड आए थे। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारे PYQs की। यूपी पीसीएस में जो एसे आता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, और इसका सिलेबस मोस्टली हमारे जीएस के पेपर से लिंक्ड होता है। तो इसमें थीम्स रिपीट होती रहती हैं, जैसे कि वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कि एआई का क्या यूज़ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो एसे में भी हमारी थीम्स रिपीट होती हैं। फिर हम जीएस पेपर वाइज देख लेते हैं, तो इसकी मैंने लिस्ट बना रखी है। इसमें हम पेपर वाइज देखेंगे कौन-कौन से PYQs रिपीट हुए हैं या कौन-कौन सी थीम्स रिपीट हुई हैं PYQs से। तो हम 2024 के पेपर से कंपेयर करेंगे PYQs को। सबसे पहले GS1 को देखते हैं। तो GS1 में क्वेश्चन आया था लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, और 2023 में क्या क्वेश्चन आया था वैदिक लिटरेचर पे। तो वैदिक लिटरेचर हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्सेज का ही पार्ट है। तो ये रिपीटेड थीम हम कह सकते हैं, जिसमें से 24 का पेपर थोड़ा-सा ब्रॉड था, जिसमें हमें फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स भी लिखने होंगे, और वैदिक लिटरेचर वाला क्वेश्चन थोड़ा-सा स्पेसिफिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें एक डायमेंशन बनती है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया ने फेस करी। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा गया है सरदार पटेल के रिस्पेक्ट में। 2018 में सरदार पटेल का रोल क्या था प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में। फिर सेम क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेज में 2023 में पूछा गया, रोल ऑफ सरदार पटेल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। अब ये दोनों तो क्वेश्चन एकदम सेम है, लेकिन जो 2024 का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इसमें ब्रॉड था, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट डायमेंशंस और ऐड कर सकते थे, जैसे कि इसमें पॉवर्टी वाला भी है, इलिटरेसी वाला भी है, वो भी डायमेंशन ऐड कर सकते थे। लेकिन ये डायमेंशन की यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ही ज़रूरी था। तो कह सकते हैं कि ये एक तरीके से थीम रिपीटेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोसाइटी से, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। 2024 में
सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आया ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे। 2018 में देखते हैं तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वीमेन इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन आया व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, और इसका इम्पैक्ट सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में। अब इंडियन सोसाइटी की बात कर लें या फिर इंडियन सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर की बात कर लें, बात सेम ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में आया डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड असेस इट्स इम्पैक्ट ऑन रूरल सोशल स्ट्रक्चर। तो देख सकते हैं आप, थीम कह लें रिपीटिशन, मैं तो कहूँगा ये डायरेक्ट रिपीटिशन ही है। फिर नेक्स्ट है वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आया कि इनका क्या रोल है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी में। 2020 में भी क्वेश्चन आया है वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन पे कि इनका क्या रोल है कंटेम्प्रेरी इंडिया में। फिर 2023 में भी थीम रिपीट हुई है, रोल ऑफ वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन इन वीमेन एम्पावरमेंट। तो आप देख सकते हैं कि थीम बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। अब PYQs के हिसाब से हमें ये समझ में आ गया कि हमें वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके लिए अच्छे से एग्जाम्पल्स भी देख के रखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी से, 2024 में आया यूज ऑफ ओशियंस फॉर ह्यूमंस, और 2023 में क्वेश्चन था ओशियंस आर स्टोर हाउसेस ऑफ रिसोर्सेज। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, दोनों में हमें बताना है कि कैसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, इसमें तो ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे रिसोर्सेज हैं जो कि हेल्पफुल हैं ह्यूमंस के लिए। और 2023 में डायरेक्ट बताना था आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में कि स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज कैसे हैं, तो क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं ये बताने थे। फिर 2024 में स्मार्ट सिटी पे क्वेश्चन था। अब 2024 में स्मार्ट सिटी पे क्वेश्चन और भी GS5 वगैरह में भी रिपीट हुआ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया व्हाट इज स्मार्ट सिटी और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। 2018 में क्वेश्चन आया था कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी स्मार्ट सिटी के। ये ज्योग्राफी में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो स्मार्ट सिटी भी एक इंपॉर्टेंट थीम है जो कि हमें याद करनी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं GS2 में। अब इसमें मैं जल्दी जल्दी आपको थीम्स दिखाऊंगा, जैसे कि रोल ऑफ नीति आयोग 2024 में पूछा। अब 2022 में क्या पूछा था, ऑब्जेक्टिव्स और कंपोजिशन क्या है नीति आयोग के और इसकी अचीवमेंट्स क्या है। अचीवमेंट का मतलब रोल ही पूछ रहा है नीति आयोग का इंडिया के डेवलपमेंट में। फिर फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन आया था, एक ऐसे रीजनल डिस्पैरिटीज जो है इंडिया में उसको एड्रेस करता है। और 2022 में क्वेश्चन था कि रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। तो फाइनेंशियल रिलेशंस का मतलब क्या है, वो कैसे रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सेम ही क्वेश्चन है, या कह लें थीम सेम है, यहाँ पे थीम कह सकते हैं ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, थीम सेम है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, इनका क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में, ये 2024 में आया था। 2018 में क्या आया था, इम्पैक्ट क्या है SHGs का इंडिया की रूरल लाइफ में, यहाँ भी रूरल डेवलपमेंट, यहाँ भी रूरल लाइफ। फिर 2022 में आया था कि क्या चैलेंजेस हैं SHGs के सामने में और मेजर्स क्या हैं जो कि इसको इफेक्टिव और बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो SHG एक इम्पॉर्टेंट थीम है, हम देख सकते हैं। 2023 में भी आया है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब लिखने के लिए तो SHGs को हमें अच्छे से करके जाना है। फिर हंगर और पॉवर्टी पे आया था कि क्या इंडिया ने प्रोग्रेस किया है 2014 के बाद से हंगर और पॉवर्टी के उसमें फील्ड में, और इसको एक्सप्लेन करना है, ये 2024 का है। इससे पहले सेम थीम्स पे आ चुके हैं क्वेश्चन। 2022 में आया था पॉवर्टी और हंगर के ऊपर, इनके क्या कॉजेज हैं और गवर्नमेंट की स्कीम बतानी थी, इन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं पॉवर्टी और हंगर को। फिर 2018 में भी आया था कि मेन इश्यूज क्या है पॉवर्टी और हंगर के। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉवर्टी और हंगर भी एक रिपीटेड थीम है जो कि हमें मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करनी है GS2 के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं GS3 में। GS आया था हमारा क्वेश्चन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। 2020 में भी क्वेश्चन आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे। 2022 में भी क्वेश्चन आया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और इसकी इंपॉर्टेंस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। 2023 में फिर क्वेश्चन आया था कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो उसके प्रमोशन के लिए क्या कर रही है। तो अब देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग और हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये एक GS3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया जो कि हमें अच्छे से इस बार भी करके जाना है। फिर है इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे इंश्योर करती है सोशल जस्टिस को। इस पे 2021 में भी क्वेश्चन आया था कि क्या स्ट्रेटेजी है इंक्लूसिव ग्रोथ की, क्या ऑब्जेक्टिव्स कैसे मेट करेगा ये इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबिलिटी के, इसका मतलब है कि सोशल जस्टिस के। फिर 2022 में भी क्वेश्चन आया था कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो सेंट्रल पॉइंट है डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का और इसे हमें एक्सप्लेन करना था और रेमेडियल एक्शंस बताने थे कि हम ग्रोथ को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो हमारे मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट थीम है। फिर नेक्स्ट है नार्को टेररिज्म पे क्वेश्चन आया था कि कैसे ये सीरियस थ्रेट है हमारी कंट्री के लिए, और 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था नार्को टेररिज्म पे कि कैसे ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ये 2024 का क्वेश्चन और ये हमारे 2020 का क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप कैसे क्वेश्चन और थीम्स रिपीट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट है GS4 में भी बहुत रिपीटेशन होता है UPPCS में, जैसे कि 2024 में क्वेश्चन आया था जिसमें कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में डिफरेंस बताना था। 2022 में सेम क्वेश्चन आ चुका है, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का डिफरेंस बताना था। तो आप देख सकते हैं
क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट है। इसमें आगे और एलिमेंट ऐड है जो कि यूपीएससी की लाइन्स पे है, तो उसको हमें अपने प्रिपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा यूपीएससी के पीवाईक्यूज करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई के ऊपर आया, कैसे इफेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने में। 2020 में सेम क्वेश्चन था, आरटीआई जो है कैसे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, तो ये डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टॉलरेंस और कंपैशन के ऊपर क्वेश्चन आया, इसको कैसे हमें सिविल सर्विसेज में प्रमोट करना है ताकि बेटर सर्व कर पाएँ वीकर सेक्शंस को। 2020 में क्वेश्चन था कि टॉलरेंस और कंपैशन जो है वो कैसे पब्लिक सर्विस में मैनिफेस्ट होते हैं वीकर सेक्शन के टुवर्ड्स, तो ये सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंटली आस्क्ड। फिर 2020 में था डायरेक्ट हमें कंपेयर करना था टॉलरेंस और कंपैशन को। फिर नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड थीम होती है GS4 में, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का जो 2024 का क्वेश्चन था वो था डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। 2019, 20, 21, 22 आप देख सकते हैं ये सब में इमोशनल इंटेलिजेंस रिपीट हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या है, कैसे है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा GS5। GS5 में इस बार क्वेश्चन आया था प्रयागराज पे, जो कि कह सकते हैं करंट से रिलेटेड था क्योंकि कुंभ हुआ था, लेकिन सेम क्वेश्चन विदाउट एनी चेंज इन वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2019 से। ये 2019 में आया था, कल्चरल सिग्निफिकेंस बताती थी प्रयागराज में, तो अगर आप ये क्वेश्चन करके गए होते तो ये आप डेफिनेटली कर लेते। फिर नेक्स्ट है की चैलेंजेस बताने हैं एफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंश्योर करने में। यूपी में 2018 में क्वेश्चन आया था, चैलेंजेस क्या है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इंश्योर करने में यूपी में, तो सेम ही क्वेश्चन है बस डिफरेंट लैंग्वेज से पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्मार्ट सिटी पे, जो कि GS1 में भी आपने देखा था, पूछा था। यहाँ पे 2020 में 2022 में ये यूपी स्पेशल में पूछा गया है कि स्मार्ट सिटी क्या है, स्मार्ट सिटी क्या है। ये तो एकदम डायरेक्ट लाइन बाय लाइन रिपीटेड क्वेश्चन था 20 और 22 में। फिर ये 2024 में भी पूछा गया, अब GS1 में भी पूछा गया और GS5 में भी पूछा गया। आप देख सकते हैं रोल ऑफ स्मार्ट सिटी कैसे हमारी लिविंग कंडीशंस को बेटर बनाती है। फिर नेक्स्ट है आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। 2023 में पूछा था आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा। अब आगरा यूपी का ही पार्ट है ना, तो यूपी के आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब कि आर्किटेक्चर ऑफ यूपी रिपीटेड थीम है। फिर नेक्स्ट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में यूपी का क्या रोल रहा, और 2021 में स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि रिवॉल्यूशनरी जो थे यूपी के, उनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल था। ये ब्रॉड क्वेश्चन है, इसमें आप रिवॉल्यूशनरी और मॉडरेट सबके बारे में लिखेंगे, और ये हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमें रिवॉल्यूशनरीज के बारे में बताना था। फिर 2022 में जैसे क्वेश्चन पूछा था फेस्टिवल्स के ऊपर कि कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, 2024 में उसका थोड़ा सा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से पूछा गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हमें मेजर फेस्टिवल्स के और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है सोशियो इकोनॉमिक रोल में रूरल एरियाज में, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट हम GS6 में देखेंगे तो इसमें क्वेश्चंस इसमें सिलेबस से ज़्यादा लिंक्ड हैं, सिलेबस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ यूपी। और जो 2024 में ही क्वेश्चन था ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या हैं यूपी में और इनके ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये हमारे सीधे सिलेबस से उठाया हुआ टॉपिक है, जो कि है ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीफ, स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट। फिर नेक्स्ट है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सीधे हमारा सिलेबस से उठाया हुआ टॉपिक है, ये कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखें तो प्रमोशन ऑफ विटीकल्चर आया था, ऐसे ही फ्लोरिकल्चर भी आया था, तो ये सब हमारे सिलेबस से सीधे डायरेक्ट उठाए हुए टॉपिक्स हैं। मेजर वेलफेयर स्कीम्स कह रही 2025-26 के बजट में, तो 2020 में भी सेम क्वेश्चन आया था, वेलफेयर स्कीम्स क्या है यूपी की। फिर नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे क्वेश्चन आया यूपी के, 2023 में भी आया था, इंपॉर्टेंस क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। फिर नेक्स्ट है हैबिटेट कंडीशन, फ्लोरा एंड फाउना एंड थ्री इको जोन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी हमारा सीधे सिलेबस से उठाया टॉपिक है, ये फ्लोरा एंड फाउना विद रेफरेंस टू यूपी इकोसिस्टम, ये सारा बताना था। सीधे हमारे GS6 के पेपर को हम कह सकते हैं सिलेबस से ज़्यादा लिंक था, सिलेबस और करंट बेसिस पे आया था। अब जो हमने रिपीटिशन देख लिया है कि PYQ से कैसे थीम रिपीट हो रही हैं और कैसे कैसे हमारे PYQs कुछ कुछ डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, तो हमें इन टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर करना है। अब ये सब देख लिया है तो हम देख लेते हैं कि मेंस की बुक लिस्ट क्या रहनी चाहिए हमारी। ये मेंस की बुक लिस्ट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अगर आपको जो भी मटेरियल पसंद आ रहा है। तो सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ है सॉल्व PYQs होने चाहिए आपके पास यूपी पीसीएस के। यूपी पीसीएस के आप 2 रख सकते हैं, एक घटना चक्र का और एक फिजिक्स वाला का। इन दोनों का ही अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से आप यूपी पीसीएस का दोनों ही रख सकते हैं। फिर यूपीएससी का 10 ईयर्स का ले लीजिए मेंस का सॉल्व, इसमें आप फिजिक्स वाला का भी ले सकते हैं, दृष्टि का भी ले सकते हैं, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता हो। लेकिन मैं कहूँगा कि इन्हीं दोनों में से किसी का लीजिए। फिर हिंदी की बुक लिस्ट देख लेते हैं। हिंदी के लिए आप दृष्टि आईएएस की बुक आती है यूपी पीसीएस के लिए, जिसमें एसए का भी रहता है, हिंदी का भी रहता है, तो ये आप खरीद लीजिए। और
टेलीग्राम पे आपको रवि गुप्ता सर एसडीएम है, उनकी नोट्स मिल जाएगी जो कि पीवाईक्यूज का कॉम्पाइलेशन है, तो वो बहुत अच्छा है, उससे आपको बहुत हेल्प होगी, तो वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको यूट्यूब से क्लासेस लेनी है तो तर्कस बाई एस कुमार सर हैं, उन्होंने पत्र कैसे लिखा जाता है, संक्षेपण और व्याख्या इन सबका फॉर्मेट अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से ये कर सकते हैं ये वाला पोर्शन। और सॉल्व पीवाईक्यू की बुक हिंदी की घटना चक्र की तो नहीं आती, शिल्पी पब्लिकेशन की आती है, वो खरीद सकते हैं, या फिर पीडब्ल्यू का भी आता है तो उसको भी ले सकते हैं। पीडब्ल्यू का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकता है। शिल्पी आपको खरीदनी पड़ेगी, 100 रुपए की आती है। फिर नेक्स्ट है एसे के लिए, मैंने बताया दृष्टि की बुक आती है जो कि हिंदी और एसे दोनों के लिए है। और पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला का आप सॉल्व पीवाईक्यू बुक ले सकते हैं, इन्होंने ही एसे का अच्छे से प्रोवाइड कर रखा है। फिर जीएस 1 में आप देख सकते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जीएस 1 में आर्ट एंड कल्चर के लिए आप फिजिक्स वाला की प्रहार मैगजीन आती है, वो पढ़िए। मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप विजन आईएएस के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। सोसाइटी और ज्योग्राफी के लिए आप प्रहार मैगजीन फिजिक्स वाला की उसको यूज कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पीवाईक्यू की बुक, इससे आप जो भी टॉपिक पढ़ें जो भी सब्जेक्ट का, उसके क्वेश्चंस जरूर देखें। और यहाँ पे यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन दोनों के देखने हैं आपको। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटी जीएस 2 में। तो जीएस 2 में जो पॉलिटी है हमने लक्ष्मीकांत पढ़ी होती है अच्छे से, उसको हम बस विजन आईएएस के मेंस 365 के साथ और करंट ओरिएंटेड कर सकते हैं। फिर गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, ये दोनों टॉपिक हम प्रहार मैगजीन फिजिक्स वाला की उससे कर सकते हैं। आईआर के लिए विजन आईएएस का मेंस 365 काफी होता है, और इन सब के लिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूपीपीसीएस के लिए मेन थीम हमारी पीवाईक्यूज ही है, तो पीवाईक्यूज तो इंपॉर्टेंट ही है। फिर नेक्स्ट आते हैं जीएस 3 पे। जीएस 3 सबसे डायनेमिक और करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के लिए विजन की मेंस 365 देख सकते हैं, और मैं कहूँगा कि फिजिक्स वाला की प्रहार मैगजीन भी जरूर इसके लिए देखें। डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए प्रहार मैगजीन सफिशिएंट है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप विजन के मेंस 365 फॉलो कर सकते हैं। और पीवाईक्यूज तो आपको करनी है, लेकिन जीएस 3 के लिए एडमेथ्री कोचिंग है, उसकी भी बुकलेट आती है, वो बुकलेट अपनी प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत अच्छी है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ना है जीएस 3 को, तो इससे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए एडमेथ्री को आप एडिशन में रख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी बुक लिस्ट है। फिर नेक्स्ट है जीएस 4 जो कि कंप्लीट हम मेंस के लिए पढ़ते हैं, वो इसमें आप विजन का भी मटेरियल रेफर करिए और फिजिक्स वाला की प्रहार को भी रेफर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। आपने देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो जीएस 4 के लिए आप पीवाईक्यूज करिए, और यूपीएससी के भी पीवाईक्यूज इसके अच्छे से करिए। फिर जीएस 5 और जीएस 6 का आता है, तो इसके लिए फिजिक्स वाला की बुकलेट बहुत अच्छी है, मैंने यही फॉलो करा था और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। और एडमेथ्री की लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बुकलेट निकाली थी, ये भी अच्छी थी, इससे भी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो पीवाईक्यू और सिलेबस हमें ध्यान में रखना है। जीएस 6 में आपने देखा सिलेबस से रिपीटेड टॉपिक आते हैं, और जीएस 5 में भी थीम्स रिपीट होती हैं, तो इसलिए एडमेथ्री की बुकलेट और फिजिक्स वाला की बुकलेट। अब चलिए हमने बुक लिस्ट डिस्कस कर ली है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी और क्या स्टडी प्लान आपको फॉलो करना चाहिए 2025 मेंस के लिए। अगर हम मान के चलें कि हमारा मेंस 21 मार्च से 24 मार्च तक होगा, तो हमारे पास 20 मार्च तक का समय है मेंस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस हिसाब से हमारे पास लगभग अभी 100 दिन है, और इस 100 दिन में हमें 8 पेपर को तैयार करना है। तो हमारा शेड्यूल जो है ये स्टार्ट होगा 8 तारीख से दिसंबर। हमें दिसंबर में लगभग 22 दिन मिल जाएंगे, और 31 दिसंबर को मैं रिजर्व डे की तरह मान रहा हूँ, जिसमें आप बैकलॉग्स अपने कंप्लीट कर सकते हैं अगर कोई होता है। वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है जितने सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। दिसंबर में 8 से 30 तारीख का समय है। 8 से 30 में सबसे पहला डेट है, 8 से 10 में आप हिंदी पढ़िए। हिंदी का जो सिलेबस है इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक ग्रामर पोर्शन यानी कि व्याकरण वाला पोर्शन जिसमें मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 30 नंबर के आते हैं। इसमें आपको मुहावरे की मीनिंग बतानी होती है और उनके बेसिस पे एक सेंटेंस बनाना होता है। मीनिंग के 1 नंबर और सेंटेंस के 2 नंबर होते हैं। और विलोम शब्द अच्छे से याद करिए। पीवाईक्यूज पहले रवि गुप्ता सर की जो पीवाईक्यूज वाली बुकलेट है उससे आप याद करिए, और हिंदी को आपको एक डेफिनिट टाइम में नहीं, बीच-बीच में रिवाइज करते ही रहना है वीकली। तो इसमें जो ये 3 दिन है, इसमें सबसे पहले आप जो पत्र का और सारांश और व्याख्या इन सब का जो भी फॉर्मेट होता है ये आप कर लीजिए एस कुमार सर के चैनल से, जो कि तर्कश बाई एस कुमार सर करके यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया हुआ है। और फिर पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज देखिए। फिर जो लास्ट का दिन है इसमें आप व्याकरण वाला पोर्शन देख सकते हैं, जिसमें मेनली आपको पीवाईक्यूज देखना है रवि गुप्ता सर की पीडीएफ वाले बुकलेट से।
और जैसे मैंने कहा हिंदी आपको डेली रिवाइज करनी है या फिर आप वीकली तो रिवाइज करिए ही, क्योंकि ये मार्क बूस्टर है, इससे ही आपको रैंक में काफ़ी फ़र्क मिलेगा और इसमें अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। तो टॉपर्स कॉपी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि टॉपर्स आंसर्स कैसे लिखते हैं और फिर आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं बताऊँगा टॉपर्स कॉपी को कैसे यूज़ करना है, लेकिन आप पीवाईक्यूज़ तो करते ही रहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा वो टॉपिक जो हमने प्री के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो 11 से 20 दिसंबर में आप जीएस 4 को कंप्लीट करिए। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आपके लिए कोचिंग का शेड्यूल फॉलो करना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। तो जीएस 4 में आपको थ्योरी पढ़नी है तो 7 दिन लगाइए और थ्योरी अच्छे से पढ़िए और फिर 1 दिन दीजिए केस स्टडी के लिए, क्योंकि यूपी पीसीएस में केस स्टडी बस 2 आती हैं और बहुत छोटी-छोटी रहती हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर 2 दिन में आप उसको फिर से रिवाइज़ करिए, उसमें अच्छे से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए और हो सके तो एक 3 घंटे का टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट दीजिए। तो क्या-क्या करना है आपको? पहले थ्योरी पढ़नी है, केस स्टडी पढ़नी है और रिवाइज़ करना है, फिर पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करनी है और एक 3 घंटे का टेस्ट, यानी कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ का या फिर किसी भी कोचिंग का आप ले आइए, उसमें आप सॉल्व करिए। अब जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज़ हमें पीवाईक्यू देखते रहना है डेली, ऐसा नहीं है कि इन्हीं 2 दिनों में पीवाईक्यूज़ देखने हैं। आप देखिए डेली पीवाईक्यू टॉपिक वाइज़, उनको टॉपर्स कॉपीज़ में जो भी उस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन्स आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो ब्रेनस्टॉर्म करिए क्या-क्या पॉइंट्स हैं और देखिए टॉपर्स ने कैसे उस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको लिखा है। फिर लास्ट में आप 3 आवर्स का टेस्ट दे सकते हैं लास्ट डे पे, इन 10 दिन के यानी 20 तारीख में। फिर 21 से 30 दिसंबर का आपको जीएस 2 का सिलेबस कंप्लीट करना है। जीएस 2 में आपको पता है कि पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ी है, लेकिन फिर भी मेंस के रिस्पेक्ट से आपको पॉलिटी पढ़नी है, तो पॉलिटी 3 दिन, गवर्नेंस आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेंगे तो गवर्नेंस आप 2 दिन में कर सकते हैं। फिर सोशल जस्टिस का टॉपिक है, अगर सोसाइटी अच्छे से पढ़ी है, गवर्नेंस पढ़ लिया है, तो सोशल जस्टिस भी आप 1 दिन में पढ़ लेंगे। आईआर का पोर्शन नया है, इसको 2 दिन लगा के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर 2 दिन में वही रिवाइज़ करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है और एक टेस्ट लिख दीजिए। इसमें भी आप जो भी टॉपिक पढ़ते जाइए उसका टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करते जाइए डेली और टॉपर्स कॉपी उठा के देखते जाइए कि उससे क्या क्वेश्चंस आए हैं और उन्होंने कैसे किया है। आप भी ट्राई करिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए, फिर टॉपर्स कॉपी से मैच करिए कि आप क्या पॉइंट्स मिस कर रहे थे जो टॉपर्स ने लिखे हैं, या फिर उनकी टेक्निक भी देख सकते हैं कि वो कैसे आंसर्स को अप्रोच कर रहे हैं। फिर हमारा जनवरी मंथ आ जाएगा। जनवरी मंथ में हमारे पास 1 से 30 जनवरी का समय है। इसमें हम 31 जनवरी को रिजर्व मान के चल रहे हैं फिर से। फिर 1 से 15 तारीख में आपको जीएस 1 का सिलेबस कवर करना है, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसमें 15 दिन दिए हैं। इसमें आप 3 दिन में सोसाइटी करिए। सोसाइटी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें रिपीटेड थीम भी बहुत आती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, रीजनलिज्म हो गया, इस तरह की टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेने हैं विद न्यू एग्जांपल्स। और फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए आप 3 दिन दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा-सा सब्जेक्ट बड़ा होता है, तो इसको हिस्ट्री के साथ पढ़ना है आपको, एंशिएंट एंड मेडिवल के साथ। जैसे कि इस बार संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन आ गया था, तो बच्चों को लगा कि ये क्या पूछ लिया, लेकिन ये सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी आपने प्री के लिए ज़्यादातर पढ़ रखी है, लेकिन जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, वो आपको अच्छे से करना होगा और डिटेल में ज्योग्राफी का जो पोर्शंस हैं, वो भी कंप्लीट करने होंगे, इसलिए 3 डेज़ हैं आपके लिए ज्योग्राफी के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री तो सबने पढ़ी होती है, तो 1 डे में आपको बस रिवाइज़ करना है, जो भी आपने प्री के लिए पढ़ा है। फिर लास्ट 2 डेज़ हैं, जो हमेशा आपको रिवीजन और पीवाईक्यू प्रैक्टिस में लगाने हैं और एक टेस्ट देना है। हर सब्जेक्ट में लास्ट में आपको यही रिपीटेड मिलेगा और टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यू देखना और टॉपर्स कॉपी को देखना, ये आपको हर पेपर के लिए करना है, हर सब्जेक्ट के लिए करना है। फिर नेक्स्ट है 16 तारीख से 25 तारीख का शेड्यूल हमारे जीएस 5 के लिए। अब इसमें मैंने 10 दिन का दिया है, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर सिलेबस आप देखेंगे वो जीएस 1 और जीएस 2 से लिंक्ड है। लोग पहले कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप पहले जीएस 1 और 2 पढ़ लीजिए, फिर जीएस 5 पढ़ेंगे, तो ये पेपर आप 1 हफ्ते में भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं आपने लगभग सारे पढ़े हैं, बस थोड़ा-सा यूपी वाले एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे ही पॉलिटी में भी, इसीलिए आपको 2-2 दिन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। बस जो अदर टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिक्योरिटी वाला हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म वाला हो गया, ये थोड़ा-सा जीएस 3 से लिंक्ड है, लेकिन आप एक सब्जेक्ट को एक ही गो में कंप्लीट करिए, तो इसके लिए हमने 4 डेज़ दिए हैं यहाँ पे। अब इस सबके टॉपिक वाइज़ आपको पीवाईक्यू करने हैं और टॉपर्स कॉपी भी देखनी है और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है। लास्ट 2 डेज़ में वही आपको रिवीजन, पीवाईक्यू प्रैक्टिस और एक टेस्ट लिखना ही लिखना है। फिर 26 से 30 का समय है, यहाँ पे आप एसे उठाएँगे, क्योंकि अभी आपने जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 5 पढ़ लिया है। तो हमारा जो यूपी पीसीएस का एसे होता है, वो ज़्यादातर हमारे जीएस के सिलेबस से लिंक्ड होता है। इसलिए मैंने इसको एसे को यहाँ पे रखा है। 26 से 30 तारीख तक 2 दिन आप एसे को देखिए, इसमें टेक्निक्स देखिए, कोर्स याद करिए क्या-क्या है। अब ये जो काम है, टेक्निक्स देखना है, कोर्स को याद करना है एसे के लिए, ये आपका
वीकली का काम है, इसको बीच-बीच में आप देखते रहिए। जैसे कि हिंदी के लिए आपको वीकली देखते रहना है, वैसे ही एस्से के लिए भी। और इसमें पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करिए सेक्शन ए के, क्योंकि अभी आपने जीएस 1, 2 और 5 पढ़ा है, जो कि मेनली लिटरेचर, कल्चर, सोशल स्फीयर और पॉलिटी से रिलेटेड है। तो इसके क्वेश्चंस आप पीवाईक्यूज़ आप अच्छे से कर सकते हैं। एक टेस्ट ज़रूर दीजिए और टॉपर्स कॉपी से मिलाइए। मैं तो कहूँगा टॉपर्स कॉपी का उठाइए, उसी में से टॉपिक उठाइए और आप लिखिए उस एस्से को और मैच करिए कि टॉपर्स ने क्या एक्स्ट्रा लिखा है, क्या अच्छा लिखा है, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीकली एक एस्से ज़रूर लिखिए। फिर 28 तारीख को मैंने हिंदी का दिया है, क्योंकि हिंदी का अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया होगा। शुरुआत के 3 दिनों में इनको रिवाइज़ करिए, फिर एक टेस्ट 28 तारीख को ज़रूर दीजिए। बाकी आप अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं 29-30 तारीख को, जो कि आपके रिज़र्व डेज़ हैं। फिर नेक्स्ट है फरवरी का महीना, जिसमें 28 दिन है। अब इसमें 1 से 15 तारीख तक आप जीएस 3 कंप्लीट करिए, क्योंकि जीएस 3 का भी ब्रॉड सिलेबस है। इसमें सबसे पहले आप इंटरनल सिक्योरिटी करिए, क्योंकि फरवरी में हमारा बजट आता है, तो थोड़ा-सा बजट को भी कंपाइल होने में टाइम लगेगा। उसको समझने के लिए इसलिए इकोनॉमी मैंने लास्ट में रखा है। पहले इंटरनल सिक्योरिटी 3 दिन लगा के पढ़िए, एनवायरनमेंट पढ़िए 2 दिन में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपका 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। साइंस एंड टेक के लिए 2 दिन दिया है, बाकी मेरे ख्याल से ये भी 1 दिन का ही टॉपिक है। इकोनॉमी में आप 4 या 3 दिन जो भी आपको सफिशिएंट लगे आप दीजिए। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। मेंस के लिए इकोनॉमी और एग्रीकल्चर दोनों बराबर वेटेज रखते हैं, इसलिए आप एग्रीकल्चर को भी अच्छे से टाइम दीजिए। फिर लास्ट 2 डेज़ में वही रिवीजन, पीवाईक्यू प्रैक्टिस और 3 आवर्स का टेस्ट। पीवाईक्यू आपको टॉपिक वाइज पर डे देखते रहने हैं और टॉपर्स कॉपी से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। 16 से 25 फरवरी में आपको जीएस 6 पढ़ना है। अब जीएस 6 जो पेपर है वो मोस्टली आपका जीएस 3 से लिंक करता है, इसीलिए मैंने इसको जीएस 3 के बाद रखा है। अगर आप जीएस 3 अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये भी आप 10 दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 हफ्ते में अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 10 दिन दिए हैं। आप इकोनॉमी यूपी की 2 दिन में, एग्रीकल्चर ये सारे सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी यूपी की 2 दिन में कर सकते हैं। एनवायरनमेंट और कुछ अदर टॉपिक्स भी हैं, वो 2 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं और इसकी फिर प्रैक्टिस करिए, रिवाइज़ करिए और एक टेस्ट ज़रूर लिखिए। टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं है कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है। आपको टेस्ट ज़रूर लिखना है, इससे आपको पता चलेगा आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं। और टॉपिक वाइज़ पीआईक्यू वाली चीज़ सेम रहेगी। फिर 26-28 का दिन है, अभी तक आपने सेक्शन ए के ऐसे प्रैक्टिस किए होंगे, इस दिन आप सेक्शन बी और सेक्शन सी के भी पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपने जीएस 6 और जीएस 3 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि सेक्शन बी और सी से लिंक्ड टॉपिक हैं। तो इसमें आप टेस्ट भी देंगे ऐसे का, जो कि ज़रूर है, और टॉपर्स कॉपी से ही उठाइए टॉपिक और वो सॉल्व करिए या फिर पीवाईक्यूज़ करिए। वैसे मेरे ख्याल से टॉपर्स कॉपी का उठा के देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पीवाईक्यू तो आप वैसे भी देख ही रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है मार्च का महीना, हम कह सकते हैं मार्च में पेपर होना लगभग पॉसिबल है। 20 मार्च इसलिए मान रहे हैं लास्ट डेट, क्योंकि 12 मार्च तक तो हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम चलेंगे। 14 और 15 को यूपीएसआई का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि 20 मार्च के बाद 21 से 24 में मान के चल रहा हूँ कि एग्ज़ाम होगा आपका। तो उस हिसाब से आप जब सारा सिलेबस पढ़ चुके हैं तो 1 से 4 मार्च के बीच में आप मेंस को कॉपी करिए, मेंस का सिमुलेशन करिए, जैसे मेंस में एग्ज़ाम होता है। मेंस का एग्ज़ाम 9 से 12 पहली शिफ्ट और 2:30 से 5:30 दूसरी शिफ्ट होता है। इसको आप पूरा फ़ॉलो करिए, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले दिन हिंदी और ऐसे का एग्ज़ाम, फिर नेक्स्ट डे आपका जीएस 1, जीएस 2 का, फिर नेक्स्ट डे जीएस 3, जीएस 4 और लास्ट में जीएस 5 और जीएस 6। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे मेन जब एग्ज़ाम होगा उसमें टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे रिवीज़न करना है, किसको पहले रिवाइज़ करना है, क्या रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, वो आप रिवीज़न अच्छे से कर सकते हैं लास्ट 10 दिन में। तो जैसे आपका 1 तारीख को पेपर आपको देना है, तो सबसे पहले इसमें इस दिन आप जीएस 4 और हिंदी रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि इसकी हेल्प बहुत होती है। हिंदी के पेपर आप रात में रिवाइज़ करिए और जीएस 4 को आप दिन में रिवाइज़ कर लीजिए, ये 28 फरवरी को। अगर जीएस 4 रिवाइज़ कर लेंगे तो इससे आपको एसे में बहुत हेल्प मिलती है, और हिंदी तो आपको पढ़नी है, क्योंकि हिंदी सेकंड मीटिंग में पढ़िए, मतलब कि रात में पढ़िए, क्योंकि आपको पेपर देना है दिन में हिंदी का। फिर बीच में ये जो 2 घंटे का गैप है, इसमें जीएस 4 ऐसे के लिए रिवाइज़ कर सकते हैं, कोर्स वगैरह कुछ देख सकते हैं। फिर जब आइए घर, अगर कोचिंग में किसी में इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं या फिर लाइब्रेरी जॉइन करते हैं, तो आप सबसे पहले घर जाकर जीएस 2 रिवाइज़ करिए, क्योंकि उसका अगले दिन शाम को पेपर है। फिर रात में 2-3 घंटे जो है जीएस 1 रिवाइज़ करिए। इस तरह आप हर पेपर के लिए करिए, जो भी पेपर सेकंड मीटिंग में है, उसको आप पहले रिवाइज़ करिए और रात में जो पहली मीटिंग में है, उसको रिवाइज़ करिए। अब इससे हमें मार्क्स नहीं देखने हैं, मार्क्स देख के इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ये हमारी सिर्फ़ टाइम मैनेजमेंट के लिए है। इसमें हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है ओरिजिनल पेपर में, ये सीखने को मिलेगा। यही यूज़ है, क्या हम रिकॉल कर पा रहे हैं, ये सब बातें मैं कर चुका हूँ।
फिर नेक्स्ट आ जाता है कि जब लास्ट के 10 दिन बचेंगे तो हमें कैसी प्लानिंग करनी चाहिए। तो लास्ट के 10 दिन के लिए यानी कि 5 से 15 तारीख मार्च में हमें क्या करना है, तो 5 तारीख को हम हिंदी और एसे को फिर से रिवाइज करेंगे। हमने 4 दिन पेपर दिया है, इससे हमें कुछ पता चला होगा कि हमें क्या याद नहीं आ रहा। तो हिंदी का पेपर सबसे पहले होगा, तो इसीलिए हम सबसे पहले हिंदी, फिर उसी रिस्पेक्ट में जैसे में हमने पूरी तैयारी करी है, फिर जीएस 4 6 तारीख, ये एक दिन में आसानी से रिवाइज हो जाएगा क्योंकि आप पहले ही 28 तारीख को एक बार देख चुके हैं। फिर 7 8 को फिर जीएस 1 के वो टॉपिक देखिए जो आप भूल रहे थे, जो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही 9 10 में आप जीएस 2 रिवाइज करिए। अब ये सारे आप इन पे 4 दिन दे रहे हैं, तो एक दिन में आपका जीएस 5 आसानी से रिवाइज हो जाएगा। ऐसे मैं कहूँगा कि जब जीएस 1 के वो टॉपिक पढ़िए जो जीएस 5 में है, तो उसी समय जीएस 5 वाला रिवाइज कर लीजिए। लेकिन मैनेजमेंट के लिए आपके लिए ये सही रहेगा। फिर 12 13 में जीएस 3 पे समय दीजिए, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, जो भी डाटा वगैरह है वो याद करिए। और एक दिन में आप इस तरह जीएस 6 भी रिवाइज कर सकते हैं। 15 तारीख रिजर्व है, लेकिन आपका एक दिन एक्स्ट्रा लग ही जाएगा, तो मेरे ख्याल से जीएस 6 इस दिन एक्सटेंड हो जाएगा। फिर अगर हम 21 से 24 मार्च में एग्जाम मानते हैं, तो इसमें हम रिवर्स करेंगे तैयारी। फिर जीएस 5 सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि ये लास्ट दिन है जीएस 5 और जीएस 6 हम पढ़ के ही आ रहे हैं। फिर जीएस 3 बोलता है तो जीएस 3, फिर जीएस 2, जीएस 1 20 तारीख को हम जीएस 4 और लास्ट में हिंदी रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि हिंदी में अगर आपने जो फॉर्मेट्स याद कर लिए वो याद ही रहेंगे, और सिर्फ पीवाईक्यूज में विलोम और व्याकरण वाला पोर्शन रहता है, वही याद करने को रहता है। तो इसलिए 20 तारीख को आप यही याद करेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा आंसर राइटिंग। कैसे स्टार्ट करनी है, कब स्टार्ट करनी है, क्या डे 1 से स्टार्ट करनी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट है। आंसर लिखना, आप आंसर तभी लिख पाएंगे जब आपके पास कंटेंट रेडी होगा, नहीं तो आप लिख ही नहीं सकते। इसीलिए कैसे स्टार्ट करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है आंसर राइटिंग के लिए हमें पीवाईक्यूज और टॉपर्स कॉपी की हेल्प लेनी है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको टॉपर्स कॉपी की कैसे हेल्प लेनी है। तो जो भी पीवाईक्यूज हैं हमारे, हमें सिलेबस करने के बाद उसके क्वेश्चंस को ब्रेनस्टॉर्म करना है। जैसे कि आप कोई भी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, मान लीजिए सोसाइटी पढ़ रहे हैं, सोसाइटी में आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, तो आप उसी दिन आप उसके पीवाईक्यूज उठा के देखिए कि ग्लोबलाइजेशन पे क्या पीवाईक्यूज आए हैं। मतलब आपने आज सोसाइटी पढ़ी है, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है, उसका पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू को ब्रेनस्टॉर्म करिए और उसी टॉपिक पे टॉपर्स कॉपी में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है वो देखिए और उसको ब्रेनस्टॉर्म करिए, और फिर देखिए उनके और आपके आंसर में डिफरेंस क्या है। और ये डे 1 से करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आंसर राइटिंग के 3 ही मेन पिलर्स हैं। एक कंटेंट, इसके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कुछ लिख ही नहीं सकते, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरा है, फिर जब हमारे पास कंटेंट होगा तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट में उसको हम टेस्ट सीरीज से अपना टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, हम कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। अब प्रैक्टिस में हमें पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, बार-बार कह रहा हूँ, यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के। और टॉपर्स कॉपीज़ में भी 1 2 कॉपीज़ उठाइए आप, उससे जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूरा पेपर आप सॉल्व करिए और देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है उनके और आपके आंसर्स में। यही मैंने बोला है, मॉडल आंसर से कंपेयर करिए, यहाँ पे टॉपर्स कॉपी से कंपेयर करिए। फिर टेस्ट सीरीज आपकी मर्जी है, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे जिनका प्री नहीं क्लियर हुआ है अनफॉर्चुनेटली। अब यूपीपीसीएस आयोग किस तरह से रिजल्ट निकाल रहा है इसका तो पता ही नहीं है किसी को भी, ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो है। तो इस पे हम बहस कर सकते हैं, लेकिन अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। बाकी जो भी आयोग डिसीजन लेता है, कोर्ट में अगर बच्चे जाते हैं तो वो क्या होता है वो चलता रहेगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। तो हमने देखा था कि प्री नहीं क्लियर करने वाले में 2 तरह के लोग थे, जिनके 80 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे थे और जिनके 80 से कम या फिर 75 से कम, मैंने बात करी थी, तो वो कम हो रहे थे, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका है। इन सभी को मैंने कहा था प्रिपेयर करिए मेंस। इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 मई तक प्री होगा 2026 का, तो इनके लिए 150 दिन है अभी प्री की प्रिपरेशन के लिए। उसके हिसाब से इनके पास प्री को मैंने 80 दिन दिए हैं और इनके लिए मैंने 100 दिन दिए हैं, तो 70 दिन आप मेंस प्रिपेयर करना, यानी कि फरवरी 15 से 20, और इनको 50 दिन देने हैं मेंस को अभी 25 से 30 जनवरी तक। अब इनके लिए प्लान क्या है, तो 8 से 30 दिसंबर का इनका भी प्लान है। 8 से 13 यानी कि लगभग 5 दिन कह लें, या फिर 8 तारीख को तो ये वीडियो आएगा ही, तो 5 दिन मान के चलिए। आपको हिंदी देखना है और सारा कुछ वही फॉलो करना है, थ्योरी पढ़ना है, पीवाईक्यू देखना है। दोनों ग्रुप के लिए है ये 80 प्लस जिनके क्वेश्चन थे, या इनके इधर जिनके 80 से कम थे, दोनों को सेम फॉलो करना है। 14 तारीख को आप कोशिश करिए एक टेस्ट लिखिए और फिर रेस्ट करिए। फिर नेक्स्ट है 15 से 30 दिसंबर में आपको जीएस 4 पढ़ना है, जो कि आप सिर्फ मेंस के लिए पढ़ते हैं। तो 15 से 30 तारीख जो अभी मेंस दे रहे हैं उनके लिए 10 दिन का समय है, अभी आपके लिए 15 दिन का समय। ये आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग। इसमें थ्योरी करिए, पीवाईक्यूज करिए, फिर 31 को टेस्ट दीजिए और फिर आप रेस्ट कर सकते हैं 31 को। फिर जनवरी 1 से 30 का समय वही
हम फॉलो करेंगे सिस्टम यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम डिले कर देंगे हम 80 प्लस वालों के लिए, और कुछ टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे 80 से जिनके कम क्वेश्चन सही थे। तो जिनके 80 प्लस क्वेश्चन सही थे तो उनको तो GS1 कंप्लीट करना है 20 दिनों में, सारे सब्जेक्ट करने हैं, सारे PYQs करने हैं और एक टेस्ट लिखना है। लेकिन जिनके 80 से कम थे उनको 15 दिन का समय दिया है, लेकिन इस 15 दिन में उन्हें पूरा पेपर नहीं करना, सिर्फ सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो कि सिर्फ मेंस में आता है वही सिलेबस करिए और उसके PYQs करिए बस। टेस्ट वगैरह आप बाद में लिख सकते हैं, लेकिन ये पोर्शन आपका कंटेंट वाइज प्रिपेयर होना चाहिए। फिर आते हैं, तो इसमें 21 से 30 जनवरी आप GS2 पढ़िए। इसमें ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं GS2 के, यानी कि गवर्नेंस वगैरह, PYQ आप करना ही करना है। पॉलिटी वगैरह आपकी प्री के हिसाब से अच्छी होगी तो पॉलिटी की आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको मेन गवर्नेंस और IR पढ़ना होगा अच्छे से। जो 80 से कम क्वेश्चन इनके सही थे इनके लिए 16 से 30 15 दिन का समय है। GS2 में आपको IR, गवर्नेंस और पॉलिटी मेंस के हिसाब से करना है, और पॉलिटी लास्ट में आपको करनी है ताकि आप प्री के लिए ट्रांजिशन कर पाएँ, क्योंकि प्री का आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा फरवरी से। तो अब फरवरी 1 से 20 में हमको क्या करना है। अब जो पहला ग्रुप है जो कि बॉर्डर लाइन पे था यानी SC प्लस वाला, तो वो GS2 का टेस्ट दे सकता है और GS2 कंप्लीट कर सकता है, और 6 से 20 तारीख में ये GS5 का कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते, एक टेस्ट लगा सकते हैं। फिर 21 फरवरी से कंप्लीटली फ्री मोड में आ सकते हैं। लेकिन जिनका मैंने बात किया कि इस 80 नंबर से कम था वो प्रिपरेशन प्री की स्टार्ट कर देंगे फरवरी के स्टार्ट में ही। पॉलिटी पढ़ ही रहे होंगे GS2 में लास्ट में, वहाँ से ट्रांजिशन इनका स्टार्ट होगा और फरवरी में वो कम्प्लीटली प्री की तैयारी में लग जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, UPSC PSC कंपेनियन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको ये सर्च करना है, और या फिर आप चैनल में जाएंगे तो सीधे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्कशन ग्रुप का, वहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से। तो मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करिए, अभी मेंस का ही समय है, इस समय आपको दूसरी चीज़ों में नहीं लगना है, नहीं तो आपका ईयर फिर वेस्ट हो जाएगा। इसलिए स्टडी करिए अच्छे से, और अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आस्क कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।